गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक और नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1968 में हमारे देश में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, जो शिक्षा की नीति की घोषणा हुई थी सबसे पहले कब हुई थी? 1968 में। इस नीति में शिक्षा के समस्त स्तरों पर नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विकास, मानव संसाधनों का विकास तथा नेतृत्व एवं राष्ट्र के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और देश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। बढ़ती जनसंख्या और परिवर्तित मूल्यों के संदर्भ में शिक्षा में पुनः नवीन नीति विकास और शिक्षा के संदर्भ में विशेष बल दिया गया। इस आधार पर मई 1986 में पुनः भारत सरकार ने नवीन शिक्षा प्रणाली की घोषणा की। इस शिक्षा नीति की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास की नींव। नई शिक्षा नीति है उनके अनुसार शिक्षा विद्यार्थियों के भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास का आधार है। यह विद्यार्थियों को इस भौतिक दुनिया में रहना सिखाती है तथा साथ ही साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी कराती है। तो नाउ नंबर 2, शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। एजुकेशन कंपल्सरी फॉर ऑल। आयोग ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए इस शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य सिफारिश की है। नंबर 3, मानव शक्ति का विकास। मानव जिसे भगवान ने अपनी सभी रचनाओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है, उसे शक्तियों का भंडार भी उपहार दिया है, परंतु ये सभी शक्तियाँ मानव के आंतरिक मन में गहरी छुपी हुई हैं। इन शक्तियों का बाहर निकालकर उन्हें शिखर तक पहुंचाने का कार्य शिक्षा करती है, लेकिन यह तभी संभव है जब बालक को पूर्ण शैक्षणिक वातावरण तथा उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाए। नंबर 4, सर्वोत्तम धन विनियोग, ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार तथा समाज शिक्षा पर जितना खर्च करता है उतना ही ज़्यादा उसका लाभ मिलता है। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किया गया खर्च एक दीर्घकालीन तथा श्रेष्ठ विनियोग है। नंबर 5, सांस्कृतिक विकास में शिक्षा का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन कल्चरल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा ही एकमात्र तथा सशक्त साधन है जो किसी भी देश या राष्ट्र की संस्कृति और संरक्षित कर उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा मानव की अज्ञानता दूर कर उसमें सामाजिक मूल्यों, राष्ट्र प्रेम, नैतिकता, देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ साथ उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मस्तिष्क तथा आत्मा का भी पूर्ण रूप से विकास करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज अनुसंधान एवं विकास का आधार, बेसिस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मानव जीवन तथा इस ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अनुसंधान करने के लिए केवल शिक्षा ही एक सबल साधन है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्र की आत्मनिर्भरता तथा विकास में भी अपना योगदान देती है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य निम्नलिखित थे। नंबर 1, समता तथा सामाजिक न्याय के उद्देश्यों का पूर्ण करना। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा का अवसर सुलभ कराना। नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास करना। नंबर 4, शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रसार करना। नेक्स्ट, संपूर्ण देश में एक सामान्य माध्यम के द्वारा शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना। फिर नेक्स्ट था, देश के पिछड़े वर्ग से संबद्ध छात्रों को शिक्षा के पर्याप्त अवसरों का लाभ करवाना। लास्ट वन इज सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना। ये थे हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य। इसी के अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 7, प्रौढ़ शिक्षा में सुधार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत समाजवादी समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रौढ़ शिक्षा को भी प्रमुखता दी गई है। प्रौढ़ शिक्षा को साक्षर तथा विकसित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक विस्तृत कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर की शिक्षा। सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर देश के समस्त छात्रों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने और 10 वर्षों के अंदर अंदर निरक्षरता को समाप्त करने का निश्चय किया गया है। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, इतिहास, भाषा, सांस्कृतिक मूल्यों एवं शारीरिक शिक्षा से संबंध विषयों को स्थान दिया गया है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास करने के लिए प्रौढ़शाला योजना को भी प्राथमिक
स्तर पर महत्व दिया गया है। धार्मिक शिक्षा भी पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग होगी। नेक्स्ट बात की थी उन्होंने माध्यमिक शिक्षा। इस स्तर पर पाठ्यक्रम में विभिन्नता रखी जाएगी। इस स्तर का पाठ्यक्रम 2 वर्गों में विभाजित होगा, सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत शिक्षा एवं उत्पादन में संबंध स्थापित करने के लिए व्यावसायिक विषयों के शिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाएगी, जिससे बालक अपने कार्य अनुभव के आधार पर ही उसी पाठ्यक्रम का चयन करेगा जिसमें उसकी व्यावसायिक दक्षता होगी। उसके बाद बात की थी उन्होंने उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा की अवधि 3 वर्ष की निश्चित की गई थी। उच्च शिक्षा पर प्रवेश को सीमित रखा जाएगा। इस स्तर पर पाठ्यक्रम अंतःविषयक पद्धति पर आधारित होगा। छात्रों को अनुसंधान, फील्ड वर्क इत्यादि की दिशा में विशेष रूप से अभिप्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट बात की थी उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि सरकार द्वारा शिक्षा के समस्त स्तरों पर पिछड़े वर्गों के बालकों को निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने का निश्चय किया गया था। इसके अलावा समस्त शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए सुरक्षित स्थानों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात की थी उन्होंने शिक्षा का माध्यम। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तथा माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर क्षेत्रीय भाषा होगी। प्राय सभी स्तरों पर राष्ट्रीय भाषा हिंदी के अध्ययन को भी महत्व दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात की थी उन्होंने खुला विश्वविद्यालय। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ब्रिटेन में विकसित खुले विश्वविद्यालय की योजना को महत्व प्रदान किया गया है। खुले विश्वविद्यालय में समस्त नागरिकों को किसी भी आयु में किसी भी स्तर पर पत्राचार आदि द्वारा शिक्षा ग्रहण करने का अवसर सुलभ हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्षमता एवं योग्यताओं के आधार पर नियुक्तियां। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों के स्थान पर क्षमता तथा योग्यताओं के आधार पर नियुक्तियां की जाएगी। इसलिए बालकों को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे प्रतिभावान छात्रों को सामाजिक न्याय मिल सके। नेक्स्ट तकनीकी शिक्षा का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षा को अधिक से अधिक उत्पादक बनाकर देश तथा आर्थिक विकास करने के लिए तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, जिससे बेरोजगारी की समस्या का निराकरण हो सकेगा और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक नई संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी अध्यापकों की स्थिति में सुधार। सरकार ने समस्त स्तरों पर अध्यापकों के नए वेतनमान घोषित करने का भी निर्णय लिया है। सप्तम पंचवर्षीय योजना के अंतर उच्च शिक्षा से संबद्ध प्रवक्ताओं तथा वेतनमान लगभग 5,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक कुशलता के विकास तथा शोध कार्य हेतु अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट बात की थी उन्होंने मूल्यांकन प्रणाली की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आंतरिक मूल्यांकन शिक्षा का अनिवार्य अंग होगा ये कहा था, इसलिए इसके लिए व्यक्ति इत्यादि को हितोत्साहित किया जाएगा तथा छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उसके बाद बात की थी उन्होंने शिक्षा की भूमिका एवं तत्व। राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, यह सर्वांगीण विकास का आधार है। शिक्षा सांस्कृतिक समीक्षण की भूमिका प्रस्तुत करती है। इसमें संविधान में प्रदत्त प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्ष के लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति है। बौद्धिक स्वतंत्रता, वैज्ञानिक स्वभाव तथा राष्ट्रीय समग्रता की दृष्टि से संवेदनात्मक विकास करती है। सभी आर्थिक स्तरों पर यह जनशक्ति का निर्माण भी करती है। राष्ट्र में आत्मनिर्भरता हेतु अनुसंधान द्वारा नवीन क्षेत्रों का पता लगाती है तथा इन सबसे परे शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य में विनियोग है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट बात की थी उन्होंने व्यवस्था कार्य का निर्माण। नवीन शिक्षा नीति के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु व्यवस्था निर्माण किया जाएगा, जिसके अधीन अध्यापकों, शिक्षार्थियों, शिक्षण संस्थाओं और उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। ग्रामीण विश्वविद्यालय। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत गांधी जी थे उन्होंने क्रांतिकारी विचारों के आधार पर नवीन ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और पुराने विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन करने पर बल दिया था। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि शिक्षा की प्रक्रिया का अभिनव प्रचलित शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने हेतु उनके दोषों को दूर करना होगा, जिसके लिए समाज विज्ञान, मानविकी एवं शिक्षा का उचित शिक्षण आवश्यक है। विशिष्ट विषय जैसे ललित कलाओं, संग्रहालय विज्ञान, लोक साहित्य के शिक्षण और अनुसंधान की व्यवस्था करनी होगी।
1968 की भाषा नीति को अपनाया जाएगा, पुस्तकालयों का विकास किया जाएगा और शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से नई शिक्षण पद्धतियों और प्रविधियों का विकास किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा था साधन। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों का निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। इस दृष्टि से फीस, अनुदान, दान, उद्योग कर इत्यादि के माध्यम से धन एकत्रित किया जाएगा। प्रति 5 वर्ष में शिक्षा की प्रगति अवलोकन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने डिग्री का रोजगार से संबंध समाप्त कर दिया था। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने डिग्री एवं रोजगार के संबंध को समाप्त करने की दिशा में भी प्रयास किया गया है। ऐसा संबंध समापन उन व्यवसायों हेतु होगा जिनके लिए विश्वविद्यालय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यह बात चिकित्सा, कानूनी शिक्षण, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यवसायों पर लागू नहीं होगी जिनके लिए विज्ञान तथा उच्च शैक्षिक ज्ञान आवश्यक है। उसके बाद लास्ट था उनका भावी शिक्षा का स्वरूप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भावी शिक्षा के स्वरूप क्या होगा यह बताना अत्यंत कठिन है। फिर भी परंपरा से अर्जित उच्चतम बौद्धिक स्तर को बनाए रखने हेतु प्रयास किए जाएंगे। 20वीं सदी में समाप्त होने तक यह आशा की जाती है कि जीवन की भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करने में भारतीय शिक्षा विश्व में उच्चतम स्थान बना लेगी। अतः हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 को लागू कर दिया गया है। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली समस्त देश में लागू हो गई है। इस शिक्षा नीति के भविष्य में क्या परिणाम होंगे यह कुछ काल उपरांत ही स्पष्ट होगा। आशा है कि शिक्षा के क्षेत्र में समुचित प्रगति तथा सुधार होंगे। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव जो उसमें उन्होंने बताए थे। तो नाउ अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ दोषों की, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ दोषों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो कुछ भी कहा गया था वो सब बड़ा ही लुभावना है, परंतु इस शिक्षा नीति के तहत जो कुछ भी किया गया है उसमें कुछ दोष भी हैं। उन्हें नीतिगत दोष कहना तो उचित नहीं होगा, परंतु जब उसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उसकी प्रक्रिया में जब उसका कार्यान्वयन उसके ऊपर कार्य करना शुरू हुआ तो फिर बहुत सारे दोष सामने आए थे। ठीक है। नंबर 1, असमान शिक्षा व्यवस्था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक अधिकार व उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किए गए हैं। 1976 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा में समवर्ती सूची पर लगाया गया था, परंतु उसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक अधिकार व कर्तव्यों को सुनिश्चित नहीं किया गया था। यह कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय सरकारें केंद्र पर उन शिक्षा योजनाओं को ही लागू करती रही। इसलिए केंद्र 100% आर्थिक अनुदान देता है, परंतु प्राय उन योजनाओं को लागू नहीं करता है जिन पर आंशिक अनुदान मिलता है। ये था हमारा सबसे बड़ा इसका दोष कि असमान शिक्षा व्यवस्था। नंबर 2, जन सहयोग के नाम पर जन शोषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा की व्यवस्था हेतु जन सहयोग के प्रोत्साहन की बात कही गई थी और उसे प्राप्त करने के लिए शिक्षा संस्थाओं में अभिभावक समिति बनाने और इस समिति के माध्यम से जन सहयोग प्राप्त करने की योजना का कार्य प्रस्तुत किया गया था। इसका अनुपालन प्राय सभी शिक्षा संस्थाएं कर रही है, परंतु जबरन किसी से धनराशि लेना, उनको जन सहयोग लेना या जन शोषण करना ये गलत है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3, उच्च शिक्षा महंगी। इस शिक्षा नीति में सब पोषित संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इससे एक और उच्च शिक्षा अति महंगी हो गई है और दूसरी उच्च शिक्षा का स्तर गिर रहा है। नेक्स्ट बात की थी उन्होंने आधारभूत पाठ्यचर्या का अनुपालन। प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या का अनुपालन आज तक नहीं किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा के बाद 1975 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की गई थी। उसके बाद उसने 1988 में उसका दूसरा, 2000 में तीसरा और 2005 में चौथा प्रारूप प्रस्तुत किया, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आधारभूत पाठ्यचर्या के अनुपालन पर बल दिया जाने के बावजूद भी सभी प्रांतों में अपने अपने तरह की पाठ्यचर्या को लागू किया है। कहीं पे कोई बुक अलाउड की है, कहीं पे कोई, इसलिए जो पाठ्यचर्या का अनुपालन है वो किसी ने नहीं किया है। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक बोर्ड की योजना का ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं किया गया। ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में जो भवन बनाए गए हैं वे 10 वर्ष
भी नहीं चलेंगे और उनके लिए जो फर्नीचर तथा अन्य सामग्रियाँ भेजी गई है वो बहुत ही घटिया किस्म की है। नेक्स्ट है हमारा नवोदय विद्यालय योजना असफल। नवोदय विद्यालय केवल सफ़ेदी हाथी सिद्ध हुए हैं। नवोदय विद्यालय इस आशा के साथ स्थापित किए गए थे कि उनमें पिछड़े क्षेत्रों, पिछड़े वर्गों और उपेक्षित जातियों के बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा और उन्हें अपने विकास के अवसर दिए जा सकेंगे। पहली बात तो यह देखा गया कि ऐसे नियमों के होते हुए भी बड़ी हेराफेरी हो रही है, इसका लाभ वे नहीं उठा पा रहे हैं जिनके लिए वो स्थापित किए गए हैं। दूसरी बात, उनकी स्थापना तथा संचालन में जितना व्यय हो रहा है उसका 10वां भाग भी लाभ नहीं दे रहा है। इसी धन को यदि सामान्य माध्यमिक विद्यालयों की दिशा सुधारने में लगा दिया जाता तो अपेक्षाकृत बहुत अधिक लाभ होता। फिर उसके बाद करते हैं बात +2 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम असफल। इस बीच में जिन प्रांतों में +2 पर जो भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए वे असफल रहे। सबसे पहली बात तो यह थी कि जिन विद्यालयों में ये पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे उनमें संसाधनों और प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी थी। दूसरी बात यह थी कि पाठ्यक्रम अपने में न पूर्ण और न ही उपयोगी था। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम पर वोट की राजनीति। शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम पर वोट की राजनीति की जा रही है। भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ यह है कि देश के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना और किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को अपनी योग्यता अनुसार माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा सुलभ कराना। परंतु हमारे देश में तो इसके विपरीत क्षेत्र, लिंग, जाति और धर्म के नाम पर शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की बात की जा रही है और उनके अनुकूल प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह वोट की राजनीति नहीं तो और क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन असफल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बाह्य मूल्यांकन की अपेक्षा आंतरिक मूल्यांकन पर अधिक बल दिया था। जिन संस्थाओं में इसे लागू किया गया है वहाँ इसका दुरुपयोग हुआ है। इससे लाभ के स्थान पर हानि हुई है। श्रेणी के स्थान पर ग्रेड देने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो ये तो थे हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ दोष। धन्यवाद।